सिलिया होता है ना जी, याद आ रहा है जी, कल की क्लास में बोले थे सिलिएटेड कॉलमनर इपिथेलियम का ये बना होता है जी, ठीक है। सिलिएटेड कॉलमनर इपिथेलियम, सिलिएटेड है ना जी, आपको कॉलमनर कॉलमनर इपिथेलियम के नाम से शायद देखो तो सिलिएटेड है, सीधे कॉलमनर इपिथेलियम है, सीधे कॉलमनर, सॉरी तो गलती हो गया। तो कॉलमनर इपिथेलियम का बना होता है, कॉलमनर कॉलमनर इपिथेलियम का बना होता है जी, ठीक है। अब इसके नीचे क्या देखते हैं, तो आपको सर्कुलर मसल्स और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स सब पाए जाते हैं। ये सर्कुलर मसल्स और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स क्या करता है, यही एस शेप सेटा बनाने में मदद करता है। सबसे नीचे जाएंगे तो सिलोमिक कैविटी मिलेगा, और सिलोमिक कैविटी में जो फ्लूइड होता है उसको क्या कहते हैं, सिलोमिक फ्लूइड के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। लास्ट क्लास में ये भी देख चुके थे इसका डाइजेस्टिव सिस्टम, यहीं पे बहुत देर हम लोग रुक गए थे। डाइजेस्टिव सिस्टम जो हम बता रहे थे, इसका हर एक सेगमेंट में कुछ ना कुछ डाइजेस्टिव पार्ट होता है, पर हम आज तक उसको भी नहीं याद किया ना, आप लोग याद कीजिए। वो टीचर याद करवा लेता आपसे, है ना जी, पर फायदा नहीं है, वो सब पूछता नहीं है, कभी सेगमेंट नहीं पूछा कि कौन सा कुछ यूनिक है तो पूछ देगा, और डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड सेगमेंट कुछ खास नहीं है। हाँ, खाली टाइलोसिस पहला याद याद रखिएगा, याद कीजिए। कल हम जब पढ़ा रहे थे तो कहते थे 9वां से लेकर 14वां सेगमेंट तक, अगर ये 9वां सेगमेंट है, यहाँ पे 14वां सेगमेंट है, तो सर यहाँ तक की स्थिति में यहाँ तक क्या होता है, स्टोमक होता है। यहाँ तक क्या देखते हैं हम लोग, स्टोमक देखते हैं, ठीक है। और स्टोमक में कैल्सीफेरस ग्लैंड होता है, याद आ रहा ना जी, ये कैल्सीफेरस ग्लैंड, कैल्सीफेरस ग्लैंड होता है। और ये कैल्सीफेरस ग्लैंड जो देखते हैं, है ना, इसका काम होता है ह्यूमस को डाइजेस्ट करना, ह्यूमस को डाइजेस्ट करने में ये मदद करता है जी, ठीक है। 15वां सेगमेंट से क्या शुरू हो जाता है, 15वां सेगमेंट से शुरू हो जाता है सर आपको इंटेस्टाइन का रीजन, ये सब क्या हो जाएगा, इंटेस्टाइन का रीजन हो जाएगा। और इसमें जो 26वां सेगमेंट होगा, है ना, 26 सेगमेंट, वहां से आपको क्या देखने को मिलेगा, वहां से आपको है ना टाइलोसिस देखने को मिलेगा जी। टाइलोसिस इसमें तो कॉमन सेंस है कि वो फोल्डिंग होता है, फोल्डिंग में कोई दिक्कत नहीं है, फोल्डिंग आप सब जानते हैं, ऐसे ऊपर खाबर रहेगा ताकि सर ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन कर सके। मुद्दा ये नहीं था, कल का मुद्दा ये था कि सर लास्ट जो 23rd से 25th सेगमेंट रह जाता है, अंतिम 25 सेगमेंट, अंतिम 25 सेगमेंट में क्या देखते हैं, टी एब्सेंट होता है, टाइलोसिस क्या होता है, एब्सेंट होता है, जरूरत नहीं है वहां पे, अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस एनस के रास्ते से बाहर निकल जाता है जी, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था ब्लड ग्लैंड, हम आपको बता रहे थे चौथा, पांचवा, छठा सेगमेंट में एक एक पीस, वन पीस। फोर्थ सेगमेंट रख लीजिए अभी, यही 4, 5, 6 सेगमेंट में क्या देखते हैं, सेगमेंट कंटेन ब्लड ग्लैंड, इसमें ब्लड ग्लैंड होता है, कंटेन ब्लड ग्लैंड 3 होता है, ब्लड ग्लैंड, है ना जी। ब्लड ग्लैंड कितना दिखाई देगा आपको, 3 दिखाई देगा। और इसका काम क्या होता है, ब्लड बनाना, आरबीसी बनाना, हीमोग्लोबिन बनाना, आरबीसी हीमोग्लोबिन ये सब बना के देता है सर ये, है ना। और हमने आपको कल बताया था, आपको आरबीसी हीमोग्लोबिन क्यों बनाता है ना, फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस के लिए। पर मुद्दा ये कि लोग का कैविटी में नहीं पाया जाता ब्लड, है ना, जैसे आप कॉकरोच में पढ़ रहे थे ना, उसका सिलोमिक कैविटी में जो भी ब्लड सेल है पाया जाता है, पर इन लोग का ब्लड है ना आपको इन वेसल्स में पाया जाता है, इन वेसल्स। इसलिए हम आपको कल समझा दिए थे कि ये लोग क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इन लोगों के पास। और ये लोग सांस लेने के लिए लंग्स नहीं होता है सबके पास, रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट है, ये लोग स्किन से सांस लेता है जी, ठीक है। रेस्पिरेशन बाय स्किन और रेस्पिरेशन बाय टायर स्किन, है ना, रेस्पिरेशन बाय स्किन से सांस लेगा, जहां पे जरूरत होगा वहीं पे ऑक्सीजन पहुंच जाएगा। और इस तरह के रेस्पिरेशन को क्यूटिनियस रेस्पिरेशन के नाम से हम लोग, क्यूटिनियस रेस्पिरेशन के नाम से हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है। क्यूटिनियस रेस्पिरेशन का मतलब स्किन से सांस लेने की घटना को क्यूटिनियस रेस्पिरेशन कहता है। यही वो कारण है कि अर्थवर्म का पूरा चमड़ी देखो ना, मॉइस्ट दिखाई देगा। अर्थवर्म का ऊपर का जो त्वचा सब देखते हैं या नीचे कहीं का भी त्वचा देखिए, ये मॉइस्ट होता है जी, ठीक है। तब ना हम बताए थे ना, रेस्पिरेशन होने के लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन होता है जी, उसी एक टर्म कंडीशन में एक क्या सर आपको मॉइस्ट होना जी, ठीक है। उसका ऊपर का चमड़ी क्या होता है ना, आपको ज्यादा ही आपको क्या देखते हैं सर, आपको मॉइस्ट के फॉर्म में होता है, समझा चुके ना। मॉइस्ट होता है तब ना ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर का पकड़ पाएगा ये और ब्लड में डाल पाएगा। इसके बाद 4 हार्ट होता है, कल का क्लास ये भी चर्चा कर चुका था। इसके पास 4 हार्ट होता है, आपको 4 हार्ट में 2 हार्ट को हम लोग क्या नाम दिए थे, ओसोफेगल, है ना, आपको लेटरल हार्ट के नाम से लाए थे ना, लेटरल हार्ट कहे थे। लेटरल मतलब जैसे ये अर्थबम है ना, तो उसका हार्ट ऐसे रहता है, ऐसे, है ना जी, अर्थबम के शरीर की लंबाई के साथ ऐसे रहता है हार्ट, ठीक है जी। लेटरल हार्ट होता है इसके पास, 2 लेटरो ओसोफेगल हार्ट होता है इसके पास। इसका काम बस होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में ब्लड को मूव कराना, इसलिए आप लोग इसको कभी नहीं कहिएगा डबल सर्कुलेशन या टेट्रा सर्कुलेशन या पेंटा सर्कुलेशन, ये आपको बस डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ ब्लड, है ना जी, हेल्प इन डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ ब्लड, ये नीचे की तरफ ले जाने में मदद करता है जी। इस सबको है ना, अगर आप नोट्स बना के भी याद करिएगा ना, ये टॉपिक पार हो सकता है आपसे, है ना जी।
नहीं तो लाइन बाय लाइन पढ़िए एनसीईआरटी का, उससे भी आपको समझ में दिक्कत नहीं होगा। इसमें आप लोगों को ये राहत है कि है ना, आपको सेगमेंट नहीं पूछेगा। हाँ, तुमको जहाँ हम बोल सकते हैं सेगमेंट याद करने लायक है तो याद कीजिए, ब्लड ग्लैंड का सेगमेंट याद करने लायक है, 4 5 6 याद रखिएगा। पेरिस्टोमियम सब फर्स्ट सेगमेंट का नाम है, बकल सेगमेंट भी बोलते हैं उसको, है ना जी, वो याद रखिएगा आप लोग, है ना। उसके बाद क्लीटम वाला सेगमेंट भी याद करना, 14 15 16 ये याद रहना चाहिए आपको, क्लीटम वाला। और एक फीमेल जेनेटल पोर्ट जो था, मेल जेनेटल पोर्ट था, इसमें भी कंफ्यूजन रहता है बच्चा को, तो ये भी याद रखता है। 14वां सेगमेंट में फीमेल होता है, 18वां सेगमेंट में मेल का जेनेटल पोर्ट होता है जी, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़िए, नेफ्रीडिया। हम लोग आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसका स्क्रीटरी सिस्टम पढ़ने वाले हैं। नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया इसके पास 3 तरह का होता है। इसका समझो कचरा निकालने का एक पाइप है, ये ग्लैंडुलर टिश्यू है, ग्लैंडुलर टिश्यू है। हम कल फोटोग्राफ दिखाए थे, ग्लैंडुलर टिश्यू होता है ये, और ये कचरा को बाहर निकालने के लिए बना होता है, ठीक है। ये मल्टी सेलुलर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसका 3 तरह का नेफ्रीडिया होता है सर, है ना। अर्थवर्म में, है ना, अर्थवर्म कंटेन 3 टाइप्स ऑफ नेफ्रीडिया। अर्थवर्म कंटेन 3 टाइप ऑफ नेफ्रीडिया, 3 टाइप ऑफ नेफ्रीडिया, ठीक है। और हम आपको बता रहे थे कि आपको इसमें कि तीनों नेफ्रीडिया का नाम सुनिए। एक का नाम है फेरेंजियल नेफ्रीडिया, फेरेंजियल नेफ्रीडिया। हम फोटोग्राफ बना के समझा देंगे, पहले आप देखिए, आपको इसका नेफ्रीडिया का नाम सब आ रहा है, देखिए फेरेंजियल नेफ्रीडिया। और ये आपको दूसरा हो गया सर, आपको एक हो गया सर आपको इंटीगुमेंट्री नेफ्रीडिया, इंटीगुमेंट्री है ना, इंटीगुमेंट्री नेफ्रीडिया। आपको कोई टीचर इसी में एक बता दे, फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रीडिया, फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रीडिया देखेंगे छात्र में। एक होता है सेपेटियल नेफ्रीडिया। अब मुद्दा है कि तुमको ये सब सेगमेंट में पूछ सकता है, कौन से सेगमेंट में कौन पाया जाता है, क्या सब में कॉमन भी है कि नहीं, ये भी चेक कर लेंगे हम लोग, ठीक है। मतलब सेपेटियल नेफ्रीडिया में भी आप लोग देख लेंगे। इसका सेगमेंट लिख लें, यहाँ पे सेगमेंट याद करोगी, इसमें 4 5 6 सेगमेंट में पेयर में होता है ये, ठीक है। मतलब 6 होता है फेरेंजियल नेफ्रीडिया, 4 5 6 में पाया जाता है, ठीक है। जैसे ब्लड ग्लैंड पाया जाता था वैसे, जैसे हम तुमसे पूछ सकते हैं कि फेरेंजियल नेफ्रीडिया और ब्लड ग्लैंड नेफ्रीडिया, ब्लड ग्लैंड में क्या सिमिलरिटी है, तो दोनों का लोकेशन एक ही जगह पे 4 5 6 सेगमेंट में पाया जाता है। और इंटीगुमेंट्री नेफ्रीडिया थर्ड सेगमेंट आफ्टर थर्ड, है ना जी, मतलब तीसरा सेगमेंट होता है ना, जैसे करके अर्थवर्म, है ना जी, क्या सही है ना, तीसरा सेगमेंट के बाद, मतलब ये पहला सेगमेंट, ये दूसरा सेगमेंट, ये तीसरा सेगमेंट, और यहाँ से नेफ्रीडिया स्टार्ट हो जाएगा, मतलब आफ्टर थर्ड टू लास्ट, है ना जी, आफ्टर थर्ड सेगमेंट टू लास्ट सेगमेंट है, थर्ड सेगमेंट टू लास्ट सेगमेंट, है ना जी, टू लास्ट सेगमेंट, है ना जी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद आता है सर ये सेपेटियल नेफ्रीडिया, ये बाउंड्री पे पाया जाता है, 15वां सेगमेंट के बाउंड्री पे पाया जाता है, से लास्ट तक पाया जाता है। आपको स्टार्ट फ्रॉम, ये स्टार्ट कहाँ से होता है, स्टार्ट फ्रॉम 15 सेगमेंट बाउंड्री, 15वां सेगमेंट के बाउंड्री से शुरू होता है, बाउंड्री से एंड ना टू लास्ट सेगमेंट तक पाया जाता है जी, ठीक है। इसका फोटोग्राफ बना देते हैं हम आप लोगों के लिए। देखिए ये अर्थवर्म है ना, ये अर्थवर्म को जब देखिएगा तो इसमें आपको, है ना, थर्ड सेगमेंट यहाँ पे मान लेते हैं, पहला सेगमेंट ये हुआ, दूसरा, तीसरा, ये चौथा, और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं यहीं से आपको क्या मिल जाएगा, नेफ्रीडिया मिलना शुरू हो जाएगा जी, ठीक है। चौथा सेगमेंट में दो तरह का नेफ्रीडिया होगा, एक फेरेंजियल नेफ्रीडिया भी होगा, और साथ साथ क्या देख रहे हैं, इंटीगुमेंट्री नेफ्रीडिया भी देख रहे हैं जी, ठीक है। फिर उसके बाद छठा सेगमेंट में भी क्या देखेंगे हम लोग, इंटीगुमेंट्री नेफ्रीडिया भी देखेंगे और फेरेंजियल नेफ्रीडिया भी देखेंगे जी। सब कॉमनली जुड़े रहते हैं, सबका एक ही जगह पे पाइप आता है, मिलता है, बताएंगे था देर में, इसमें रुकिए। उसके बाद है ना, आपको आगे फिर क्या मिलता रहेगा, आगे सिर्फ इंटीगुमेंट्री नेफ्रीडिया मिलेगा, आगे इंटीगुमेंट्री नेफ्रीडिया मिलेगा। मान लो ये 15वां नेफ्रीडिया है, 15वां सेगमेंट है, तो 15वां सेगमेंट के जो बाउंड्री है ना, इस बाउंड्री पे एक नेफ्रीडिया मिलता है, इस नेफ्रीडिया का नाम क्या है, सेपेटियल नेफ्रीडिया के नाम से लाते हैं। ये 15वां हो गया, देखो ये 15वां सेगमेंट हुआ ना, ये 16वां सेगमेंट कहलाएगा ना ये, तो फिर आप 16वां सेगमेंट से 17वां सेगमेंट पे भी आपको इंटीगुमेंट्री सॉरी सेपेटियल नेफ्रीडिया दिखा देगा। अब ये 17वां सेगमेंट है और ये 18वां सेगमेंट है, इस पे भी सर आपको इंटीगुमेंट्री नेफ्रीडिया दिखाई देगा, इस किनारे से है जी, सेपेटियल सॉरी बार सेपेटियल नेफ्रीडिया आपको दिखाई देगा, और ये लास्ट तक आपको दिखाई देगा सेपेटियल नेफ्रीडिया, है ना जी। इसको हम लोग
सबपेटियल नेफ्रिडिया का लोकेशन ऐसे दिया हुआ एनसीईआरटी में किनारे किनारे से होता है। इंटीग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया होता है। और एक बार आप याद कीजिए कि 14वां 15वां और 16वां को हम लोग क्या नाम दिए थे, क्लीटम ना। इस तीनों को मिला के क्या नाम दिए थे, क्लीटम। अब क्लीटम में सर क्या होता है, फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया पाया जाता है। फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया कोई बड़ी बात नहीं है, नेफ्रिडिया का नंबर ज्यादा होता है जी, ठीक है। इंटीग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया जो देखते हैं एक सेगमेंट में 200 से 300 होता है। जैसे यहाँ पे इंटीग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया इन ईच सेगमेंट contain 200 to 300 इंटीग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया। 200 से 300 डॉट होता है। डॉट जो हम बना रहे हैं ना, एक सेगमेंट में 200 से 300 होगा, ठीक है। आपको इस सेगमेंट कंटेन 200-300 नेफ्रिडिया, आपको IN लिख देते हैं, इंटीग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया। बट इन क्लीटम में क्या देखते हैं हम लोग, क्लीटम मतलब 14, 15, 16 में फॉरेस्ट नेफ्रिडिया पाया जाता है, ठीक है। फॉरेस्ट नेफ्रिडिया। और फॉरेस्ट नेफ्रिडिया जो देखते हैं सर, एक में 2500 से है ना आपको 3000 होता है आपको ईच में, है ना जी। मतलब एक में आप जब देखिएगा इसमें 2500 से 3000 तक मिलेगा, समझा राजी। इसमें हम इंटीग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया का जाल होता है। एनसीईआरटी में भी देख सकती हो, एनसीईआरटी में भी फोटोग्राफ में डॉट डॉट ज्यादा बना के दिया है जब आप क्लीटम के रीजन में पहुंचे हैं तो, ठीक है जी। दिमाग लगा रहा है जी, देखो उसमें क्लीटम के रीजन में दिखा रहा होगा। तो आपको ये रट्टा मारना है, आप लोग से सीधा डाटा पूछ देगा कि फलाना सेगमेंट में कितना नेफ्रिडिया पाया जाता है। अगर 14वां सेगमेंट में हम पूछ दे कितना नेफ्रिडिया पाया जाता है, इंटीग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया कितना पाया जाता है, तो आपका क्या जवाब होगा, 2500 से 3000 इंटीग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया पाया जाता है। दिमाग लग गया। उसी तरह से आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई आपको यहाँ से जो देखते हैं 15वां सेगमेंट के बाद, मतलब 15वां सेगमेंट में जो बाउंड्री देखती हो, इस सेपेटियल नेफ्रिडिया जो देखते 15 से 16 होता है एक पे, लाइनिंग जो देखती हो ये 15 to 16 तक का होता है जी। 15 से 16 है ना, 15 to 20 कहते हैं, सॉरी 15 to 20 सेपेटियल नेफ्रिडिया होता है ऑन बाउंड्री पे, ठीक है जी। समझा राजन क्या बनाता है, एक बाउंड्री पे 15 से 20 सेपेटियल नेफ्रिडिया दिखाई देता है जी, दिमाग लगाना चाहिए। अब एक और भारी बात क्या है कि देखिए आपको फेरेंजियल नेफ्रिडिया क्या करता है ना, आपको ये कलेक्ट करता है सिलोमिक कचरा से, कलेक्ट सिलोमिक वेस्ट, जैसे आपको डेड सेल हुआ, वेस्ट जैसे डेड सेल हुआ एंड पोर इनटू डाइजेस्टिव ट्रैक, इसको डाइजेस्टिव ट्रैक में डालता है जी। अरे ठीक से लिख देते हैं हम, तो फिर से बोलते हैं। फेरेंजियल नेफ्रिडिया कचरा को पकड़ता है सर, और कचरा को क्या होता है इसके लिए, कचरा तो सेल का कचरा, सब सेल का मरा हुआ हिस्सा होगा और कुछ है ना। आपको देखते पहले लिख देते हैं सिलोमिक वेस्ट है ना, कलेक्ट सिलोमिक वेस्ट है ना, सिलोमिक वेस्ट और डेड सेल एंड पोर इनटू डाइजेस्टिव ट्रैक। दिमाग लग रहा है, डाइजेस्टिव ट्रैक में डाल देता है, समझा है क्या। इसमें हो सकता है हीमोग्लोबिन है ना, प्रोटीन, ये सब देख सकते हैं। और इंटीग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया क्या करता है, कलेक्ट अमोनिया ओनली, कलेक्ट NH3 फ्रॉम ईच सेल डायरेक्टली रिलीज ऑन छोटा छोटा दिख रहा है सबको, डायरेक्टली रिलीज ऑन बॉडी सरफेस, ये बॉडी सरफेस पे छोड़ाता है, ठीक है। मतलब सीधे बाहर कर देगा, एक तरह से समझो यूरिन को जैसे बॉडी से बाहर करते हैं वैसे ये बाहर कर रहा है। और सेपेटियल नेफ्रिडिया ये अमोनिया भी पकड़ता है, यूरिया भी पकड़ता है, यूरिया और अमीनो एसिड भी पकड़ता है, वही वेस्ट अमीनो एसिड है ना। एंड पोर इनटू इंटेस्टाइन, ये इंटेस्टाइन में डाल देता है और आपको गोस थ्रू रिमूव फ्रॉम एनस, ये एनस से बाहर निकाल देता है, ठीक है। मतलब ये डाइजेस्टिव वेस्ट के साथ निकल जाएगा, ये भी डाइजेस्टिव वेस्ट के साथ निकल जाएगा, पर ये क्या होगा, बॉडी से बाहर निकलेगा। मतलब ज्यादा प्रायोरिटी हम किसको देंगे, अमोनिया टेलिक कहेंगे इस वजह से, क्योंकि सर ये है ना सेगमेंट की मदद से, मतलब इंटीग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया की मदद से बॉडी से बाहर कर रहा है, ठीक है। तो तुम लोग ये भी ध्यान रखना, ये यूरिया भी बाहर कर सकता है और यूरिक एसिड भी बाहर कर सकता है जी, ठीक है। यूरिक एसिड भी बनता है सबके अंदर में, तो है ना डाइजेस्टिव वेस्ट के रास्ते से इसको बाहर करता है जी। समझ में आ रहा है क्या होता है, तीनों का शेप सिमिलर होता है जी, ठीक है। सिमिलर शेप है ना, सिमिलर
सिमिलर आपको ग्लैंडुलर एपिथेलियम होता है सर, सिमिलर ग्लैंडुलर सेल आपको लगता है सर, आपको सेल है ना, आपको होता है मेड अप ऑफ है ना, सिमिलर ग्लैंडुलर सेल से तैयार होता है जी। बोर्ड पे बोल दिए ये सब बात याद रखिएगा नेफ्रीडिया को लेकर के जी, ठीक है। हम तो कहें फिर चलिए, हाँ सेल में अमोनिया बनता है, उसको बाहर कर देता है जी, ठीक है डायरेक्ट। ये सब बनना हो डाइजेस्टिव वेस्ट के दौरान, जब जानवर को मार के खाया होगा ना उस दौरान बना होगा है ना, या इसमें जितना भी आपको डाइजेस्ट, ये सब भी सिलोम में भी रहता है, इससे सिलोम से पकड़ के खींचता है। ये भी ये जब फैगोसाइटोसिस सेल जो मारता है उसका जो कचरा होता है उसको ये बाहर करता है, ठीक है। ऐसे ये काम करता है यहाँ पे, ठीक है। लग रहा है दिमाग कैसे बोल रहे हैं, ठीक है। ये हो गया आपको डाइजेस्टिव वेस्ट के बाद ये सब आप, अब आइए हम उसका न्यूरल सिस्टम में बात करते हैं, ठीक है। इसका न्यूरल सिस्टम जो देखते हैं है ना, इसमें न्यूरल सिस्टम क्या होता है, पेयर्ड गैंग्लियन होता है। इसे फोटोग्राफ नहीं बना, मतलब थ्योरी नहीं लिखेंगे, सीधे फोटोग्राफ बना के समझा देते हैं। इसमें आप देखिए, आप लोगों को याद होगा कि 1 से लेकर 3 सेगमेंट बकल कैविटी होता है। जैसे ये आपको ये हो गया यहाँ पे अर्थवर्म, अर्थवर्म के हम लोग यहाँ पे देखे थे गिजार्ड होता है यहाँ पे। इस जगह पे क्या देखते हैं, थर्ड सेगमेंट के पास क्या देखते हैं, गिजार्ड दिखाई देता है। गिजार्ड जानते हैं ना आप, डाइजेस्टिव देखो तो कहाँ पे गिजार्ड 8 पे है, सॉरी। तो 8 पे जो देखते हैं, 8 सेगमेंट पे, 8वां सेगमेंट पे क्या देखते हैं, गिजार्ड देखते हैं, ठीक है। 1 मिनट रुकिए तो एक मिनट है ना। तो गिजार्ड थर्ड 8 सेगमेंट पे है, तो ठीक है। फेरिंग्स होगा तब, यहाँ पे फेरिंग्स होगा है ना। थर्ड सेगमेंट पे क्या देखेंगे हम लोग, थर्ड सेगमेंट पे फेरिंग्स होता है, ठीक है, फेरिंग्स। और एक बात पहले याद रखिए कि इन लोगों में जो नर्वस सिस्टम होता है ना, एनएस नर्वस सिस्टम पेयर्ड होता है, पेयर्ड। हम गैंग्लियन का मतलब समझाए हुए, जिसका सेल बॉडी कवर नहीं होता हड्डी से, तो ऐसे सेल बॉडी को गैंग्लियन बुलाते हैं जी। पेयर्ड गैंग्लियन होता है, गैंग्लियन है जी। और पेयर गैंग्लियन जो देखते हैं, गैंग्लियन, पेयर गैंग्लियन देखते हैं इसमें हम लोग, ठीक है। फिर से बोलते हैं, नर्वस सिस्टम क्या है, पेयर गैंग्लियन होता है, वेंट्रल होता है जी, वेंट्रल होता है। और दूसरा पॉइंट क्या है सर, आपको पेयर्ड गैंग्लियन वेंट्रल होता है, और मच ब्रांच होता है इसमें सर, मच ब्रांचिंग सब आपको दिखाई देगा। मतलब इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कहते हैं, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, पेयर्ड गैंग्लियन टाइप का ऐसा होता है, और वेंट्रल होता है जी, ठीक है। मतलब ऐसे हम बनाएंगे जी, ठीक है, इस तरह से बनाते जाएंगे। और जगह जगह पे स्टिच लगा होगा सर, इससे बहुत सारा आपको पीएनएस निकलेगा। पीएनएस समझ रहे ना, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ना जी, ऐसे करके। ये गैंग्लियन है ना, समझना रहा जी, न्यूरॉन है, ये लाइनिंग का मतलब न्यूरॉन तार है, और इस न्यूरॉन तार में हर जगह पे गैंग्लियन बना हुआ है इससे, है ना। पेयर्ड गैंग्लियन होते हैं, जितना इधर निकालोगे उतना इधर भी जाएगा। और जैसे यहाँ पे पहुंचता है सर, कहाँ पे है ना, फेरिंग्स के पास, ये थोड़ा इससे जाके जाता है, ठीक है, बाइफ्रक्ट हो जाता है, और तब जाके इसमें आके मिलता है ऐसे करके। फिर से सुनो कि जैसे आपको कभी कोई रास्ता पे जाते हो ना, कोई चौराहा आता है ना आपको, जैसे मान लो कर्पूरी चौक पे आए है ना जी, तो यहाँ पे ऐसे जा रहे थे और ये रास्ता ऐसे ही गया, और फिर बाद में फिर आगे जाकर के क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ये जो मिला ना, तो यही ब्रेन हो गया इसका, है ना जी। और वहां पढ़े थे क्या, सुप्रा ओसोफेगल आपको था गैंग्लियन, कहाँ, कॉकरोच में। कॉकरोच के दिमाग को क्या कहते थे, सुप्रा ओसोफेगल गैंग्लियन। इसके ब्रेन को क्या कहेंगे, सुप्रा फेरेंजियल गैंग्लियन। यही डिफरेंस है, फेरेंजियल गैंग्लियन है ना जी, सुप्रा फेरेंजियल गैंग्लियन के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। किसके ब्रेन को, अर्थवर्म के ब्रेन को। ये बाइफ्रक्ट हो जाता है, एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, उसमें देखो ये दोनों को बहुत सटा के दिखाया है, मतलब एनसीईआरटी बुक में तो नहीं दिखाया फोटो, पर दूसरा रेफरेंस बुक देखोगी तो दोनों न्यूरॉन, दोनों गैंग्लियन वेंट्रल साइड में होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी लड़के को। और साथ साथ दोनों सटा के दिखाया है, मतलब ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है सर, ठीक है। तुम लोग भी समझ रहे हो कि किस रास्ते से कौन सा तार, मतलब इधर ऊपर जा रहा था, ये नीचे आ रहा होगा, है ना जी। और ये दोनों जो है ना सर, जब आपको फेरिंग्स के पास पहुंचता है तो 2 हिस्सों में बट जाता है, एक दाएं चला गया, एक बाएं चला गया। जैसे जीबिया वगैरह देखते हैं ना, वी शेप में, इसको बाइफ्रक्ट कहते हैं ना, तो ये थोड़ा सा तिरछा हो गया। फिर बाइफ्रक्ट हमेशा के लिए नहीं रहता सर, ये फिर वापस आके कंबाइन कर जाता है, और कंबाइन करके जो स्ट्रक्चर बनाता है, उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं हम लोग, ब्रेन के नाम से बुलाते हैं, जो आगे के सेंस ऑर्गन को कंट्रोल करता है जी। दिमाग लग रहा है, इसका नर्वस सिस्टम होता है सर इसके पास, वेल डेवलप्ड होता है, पेयर्ड होता है, वेंट्रल होता है, और कंटिन्यूअसली पैरेलल होते हैं। लेकिन एट द साइट ऑफ
फेरिंग्स, फेरिंग्स के पास क्या होता है ना, इसको तीसरा चौथा सेगमेंट कहिएगा, तीसरा और चौथा सेगमेंट के पास, तीसरा चौथा सेगमेंट के आते आते है ना, ये क्या जाता है, चौड़ा हो जाता है, दो हिस्सों में बट जाता है जी। अब बटने के बाद फिर आगे जाके मिल भी जाता है ना जी। इस सिचुएशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, आपको ब्रेन, इस जहां पे मिला ना उसको क्या कहते हैं, ब्रेन कहते हैं सर। ये ब्रेन तुम जाने, ये पूरा नीचे के हिस्सा को कंट्रोल कर रहा है सर, ये आपको क्या कर रहा है सर, पूरा निचले हिस्सा को आपको ये कंट्रोल कर रहा है जी, ठीक है, समझा रहा है जी। कंट्रोल लोअर पार्ट एंड सेंस ऑर्गन, कंट्रोल लोअर पार्ट को भी कंट्रोल करता है और साथ साथ क्या सर, आपको सेंस ऑर्गन के तौर पे भी काम करता है। समझा दीजिए तुम लोग को, बस इंग्लिश ये पकड़ना, बाइफ्रक्ट, पूरे एनसीईआरटी बुक में बाइफ्रक्ट वर्ड यहीं पे इस्तेमाल हुआ है जी, ठीक है। बाइफ्रक्ट न्यूरॉन किसमें पाया जाता है, दो हिस्सों में बट गया ना, जैसे लकड़ी चीर देते हैं ना वैसे एक टाइप का। तो बाइफ्रक्ट न्यूरॉन आपको है ना अर्थ में पाया जाता है। सीधे नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं हम, इसका हो गया, लैंग्वेज पढ़ा देते हैं, इसका हर लाइन अंडरलाइन कर लीजिएगा। नर्वस सिस्टम बेसिकली रिप्रेजेंट बाय गैंग्लियन, व्हाई वी कॉल गैंग्लियन, व्हाई नॉट कॉल सीएनएस या फाइबर, बिकॉज इसमें हम कहते हैं इसका सीएनएस कवर नहीं होता हड्डी से कवर नहीं होता, इसलिए इसको गैंग्लियन बुलाते हैं। और सेगमेंट वाइज होता है, हर एक सेगमेंट में इसका न्यूरॉन मिलता है ना। वेंट्रल साइड में मिलता है, पेयर्ड नर्व कोड होता है, मतलब जगह जगह पे स्टिच पॉइंट होगा जिसको नर्व कोड कहते हैं जी। अभी ऐसे बनाए थे फोटोग्राफ, हर जगह पे आपको बहुत सारा कॉर्ड सब मिलेगा, बहुत सारा आपको पोजीशन से मिलेगा। इस पोजीशन को तुम लोग क्या नाम दोगे, नर्व कोड। ऐसे आपको बहुत सारा फाइबर सब निकल रहा होता है ऐसे करके, ठीक है, ताकि पूरा बॉडी सेगमेंट को कंट्रोल कर सके जी, ठीक है। उसके बाद पेयर नर्व कोड होता है ना, द नर्व कोड इन एंटीरियर रीजन, जब एंटीरियर रीजन में जब पहुंचता है नर्व कोड, हाँ जी, तो उसके बाद वहां पे तीसरा से चौथा सेगमेंट में देखो यहाँ पे नर्व कोड पहुंच गया है, तो ये आगे जाके बाइफ्रक्ट हो जाता है, बाइफ्रक्ट मैंने दो हिस्सों में बट जाता है। इसी पे हाईलाइटर चलाओगी है ना, नर्व कोड एट एंटीरियर रीजन में ऊपर की तरफ जो जाता है, तब इसका तीसरा और चौथा सेगमेंट के पास की बात बोल रही है, मतलब इसमें बाइफ्रक्ट हो जाता है। लेटरली इन सर्किल द फेरिंग्स, फेरिंग्स को सर्किल करते हुए, मतलब 3D पिक्चर होगा तो ये फेरिंग्स है ना यहाँ पे, तो इसको ऐसे जैसे मान लो दोनों पेन को फेरिंग्स मान लिया, तो ये बाइफ्रक्ट ऐसे होकर के फिर इसको मिलता है, ठीक है, मतलब सर्किल घेरते हुए। समझा रहा जी, फ्लावर सब भी देखते हो ऐसे टाइप का होता है। हाईलाइट कीजिएगा ये लाइन है ना जी, आपको इन सर्किल द लिखा आपको है ना, एक मिनट, तो ये लाइन पे अंडरलाइन कीजिएगा कि बाइफ्रक्ट होता है लेटरली इन सर्किल द फेरिंग एडजॉइन सेरिब्रल गैंग्लियन, सेरिब्रल गैंग्लियन ब्रेन के बाद हुआ, हम इसी का दूसरा नाम क्या लिखे हैं, सुप्रा फेरेंजियल गैंग्लियन के नाम से लाते हैं। सेरिब्रल गैंग्लियन नाम में हिंदी ये निकालो तो हो जाए ब्रेन होता है, सेरिब्रल का मतलब। डॉर्सल ऑफ टू फॉर्म नर्व रिंग, ये एक तरह से रिंग बन गया, उस रिंग का नाम क्या पड़ जाएगा, नर्व रिंग। मतलब ये जो घेरा देख रहे हो ना, इस घेरा का नाम क्या देंगे हम लोग, बाइफ्रक्ट जो घेरा है उसका नाम क्या पड़ जाएगा, रिंग के जैसा दिखाई देगा, इसलिए इसको हम लोग क्या नाम देंगे, नर्व रिंग के नाम से लाएंगे। द सेरिब्रल गैंग्लियन और अदर नर्व रिंग आपको सब इंटरेक्ट करके सेंसरी इनपुट देता है ना, कमांड कंट्रोल मस्कुलर रिस्पॉन्स लेने में मदद करता है। हम बोल ही दिए थे कि सेरिब्रल गैंग्लियन सब चीज को कंट्रोल कर सकता है और बाकी सबके साथ मिल करके, नर्व रिंग के साथ मिल करके है, ठीक है। अगला पेज में आ जाइए। सेंसरी सिस्टम जो देखते हैं डज नॉट हैव आई, इसके पास आंख नहीं होता है सर, पर ये लाइट सेंसिटिव और टच सेंसिटिव एरिया का होता है जी, ठीक है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, टच सेंसिटिव ऑर्गन को क्या कहते हैं, रिसेप्टर सेल कहते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। हम जानबूझ के ऐसे पूछेंगे टच सेंसिटिव ऑर्गन क्या है अर्थवर्म में, तो उसका नाम है रिसेप्टर सेल। तो डिस्टिंग्विश करता है लाइट इंटेंसिटी, ये सब क्या करता है, वो पहला वाला का बात हो रहा है, लाइट इंटेंसिटी को आपको महसूस करता है और साथ साथ ग्राउंड वाइब्रेशन को पकड़ने में मदद करता है। ये बात हम कल ही बोल दिए थे, ये सब काम कौन कर रहा था, प्रोस्टोमियम, याद है राजीव। वर्म हैव स्पेशलाइज्ड कीमो रिसेप्टर भी होता है, केमिकल का भी पता लगा सकता है ना, आप केमिकल स्टिमुलाई के प्रति। सेंस ऑर्गन जो भी है, जो भी सोचने समझने का ऑर्गन है, ये सब एंटीरियर रीजन में होता है। देखो एनसीईआरटी अभी तक नाम नहीं लिखा, तुम लोग खुद से नाम लिख देना, प्रोस्टोमियम की बात कर रहा है ये सब पूरा, है ना जी। ये सब जो देखते हैं अर्थवर्म में प्रोस्टोमियम होता है, उसी से ये सब काम चला लेता है जी, ठीक है। एक पॉइंट पे और गौर करते हैं, अब आइए इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। असल में आप तो यही टॉपिक का इंतजार कर रहे थे और यही टॉपिक आपको याद रखना है जी, ठीक है। इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो देखते हैं, ये सब मेडिकल में खूब पूछता है, ठीक है। लेकिन बच्चा लोग क्वेश्चन रहता है आपको क्या नाम है, इसमें पूछ देगा कि कहाँ से अपने की ओवम का सेगमेंट होता है, मतलब ओवम किस पार्ट पे होता है, ये सब पूछता है जी। ओवेरियन फनल कहाँ पे होता है, देखते हैं। 10वां या 11वां पे होता है जी टेस्टिस, 10-11 में होता है ना, 10वां 11वां सेगमेंट में एक एक जोड़ा टेस्ट होता है, 4 टेस्टिस होता है इसके पास, ये भी याद रखना आपको, ठीक है। 10वां और 11वां सेगमेंट में टेस्टिस होता है जी, ठीक है। देखो उसी पेज में होगा, है ना। फोटोग्राफ बनाते हैं हम यहाँ पे, देखो ये अर्थवर्म है, हम ये पहले भी चर्चा कर चुके हैं, अर्थवर्म बाइसेक्सुअल होता है। तो बाइसेक्सुअल है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को, है ना। बाइसेक्सुअल में हम लोग को जितना यूज होगा वही सब लिखेंगे अभी। अर्थवर्म में क्या देखते हैं सर, ये मान लीजिए 10वां सेगमेंट है, हम अपने तरीके से चल रहे हैं, ये 10वां सेगमेंट है और ये 11वां सेगमेंट है सर, ठीक है।
तो 10वां और 11वां सेगमेंट देख रहे हैं। नेक्स्ट उसके बाद क्या सर, आपको सीधे आपको हम 12 13वां सेगमेंट, ये 12वां सेगमेंट ये है और 13वां सेगमेंट ये है जी, ठीक है। 12वां सेगमेंट और है ना जी 13वां सेगमेंट है ना जी, ये 12वां हुआ, ये 13वां हुआ ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। 12वां सेगमेंट है ये, और ये 14वां सेगमेंट हुआ जी, ये 14वां सेगमेंट हुआ। सीधे हमारा है ना 17वां सेगमेंट पे, ये हो गया आपको है ना 17वां सेगमेंट है ना, इसको छोड़कर हम यहाँ पे आगे इसका नाम दे देते 17वां सेगमेंट। ये 18वां सेगमेंट है ना, और ये 19वां। हम जानबूझ के छोटा बड़ा कर रहे ताकि आपको कंफ्यूजन कम लगे। ये 19वां सेगमेंट है जी, ठीक है। हम लोग पहले मेल पार्ट का बात कर लेते हैं, अर्थवर्म का मेल पार्ट है ना जी। अर्थवर्म का जो मेल पार्ट देखते हैं तो एक जोड़ा टेस्टिस इसमें होता है सर, टेस्टिस होता है यहाँ पे टेस्टिस होगा, एक टेस्टिस इसमें भी होगा सर, मतलब दोनों मिला के 4 टेस्टिस हो जाएगा। अब फोटोग्राफ में पोजीशन से तुम लोग समझिए, लेटरल साइड में, किनारे साइड में आपको टेस्टिस होता है। ये लेटरल और वेंट्रल सब नहीं पूछता है, फिर भी अगर आप चाहो तो याद कर सकती हो है ना। बस तुमको ये याद रखना है कि 2 पेयर टेस्टिस होता है। इस दोनों 2 पेयर टेस्टिस से सर क्या होता है, एक खास तरह का आपको डक्ट से बाहर निकलता है सर। ये जो डक्ट है, ये खास तरह का डक्ट सब आपको बाहर निकलता है, ठीक है। ये डक्ट कहाँ पहुंचता है सर, आपको सीधे पहुंचता है सर, आपको है ना, ये दोनों डक्ट मिल करके एक सीधे पहुंचता है सर, आपको 18वां सेगमेंट में पहुंचता है सर, ठीक है। ये 18वां सेगमेंट में पहुंचता है। और 18वां सेगमेंट में क्या देखते हैं, एक खास तरह का सर आपको स्ट्रक्चर दिखाई देता है सर, जिसका नाम क्या है सर, आपको है ना स्पर्मेटिक कोड के नाम से हम लोग देखते हैं जी, ठीक है। एक बार रुक जाइएगा है ना, इसका यस स्पर्मेटिक डक्ट या कॉमन प्रोस्टेटिक डक्ट के नाम से लाते हैं। इसका नाम क्या है सर, आपको कॉमन प्रोस्टेटिक डक्ट या स्पर्मेटिक डक्ट के नाम से हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है। स्पर्मेटिक डक्ट के नाम से बुलाते हैं। अभी हम मेल साइड का बात करेंगे, तो सर मुझे नाम हम देख के लिख देते हैं, कंफ्यूजन नहीं हो बाद में। देखिए अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें आपको है ना, आपको एक टेस्टिस है, और टेस्टिस यहीं से आपको सेमिनल वेसिकल्स भी होगा, यहाँ पे भी आपको सेमिनल वेसिकल्स दिखाई देगा। एनसीईआरटी फोटोग्राफ को ऐसे कर दिया गया, और यहाँ पे आपको सेमिनल वेसिकल्स भी होगा जी। तो टेस्टिस के बाद यहीं पे आपको क्या दिखा देगा, एचबी सेमिनल वेसिकल्स है ना, यहाँ पे भी क्या देख रहे हैं, सेमिनल वेसिकल्स देख रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या देखते हैं हम लोग, सेमिनल वेसिकल्स जब आगे बढ़ता है तो एक पाइप होता है जिसका नाम भास डिफरेंस है। इस पाइप का नाम क्या है, आपको भास डिफरेंस, इसका नाम क्या पड़ रहा है सर, आपको भास डिफरेंस के नाम से इसको हम लोग बुला रहे हैं जी, ठीक है। ये भी सही है। उसके बाद ये भास डिफरेंस को हम स्पर्मेटिक डक्ट के नाम से भी हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है। आपको स्पर्मेटिक डक्ट के नाम से हम लोग बुलाते हैं। भास डिफरेंस का दूसरा नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्पर्मेटिक डक्ट है ना जी। एक मिनट, हाँ भास डिफरेंट है ना, इसी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, स्पर्मेटिक डक्ट, और इसी का है ना जी दूसरा नाम हो जाएगा भास डिफरेंस, ठीक है। अब ये स्पर्मेटिक डक्ट है ना जी, जब यहाँ पहुंचता है सर है ना, कहाँ पे, एक रुक जाए इसको मिटाने दीजिए। ये स्पर्मेटिक डक्ट हुआ, ये रेड पेन से हम बना रहे हैं। स्पर्मेटिक डक्ट यहाँ अंदर तक जा रहा है, इसमें अंदर तक जा रहा है जी। और यहाँ इसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। इसका नाम क्या है सर, आपको प्रोस्टेट ग्लैंड है जी, प्रोस्टेट ग्लैंड के नाम से बुलाते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड ये सब अंदर से है, नहीं देख सकते हम लोग, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। अब प्रोस्टेट ग्लैंड से प्रोस्टेटिक डक्ट आएगा, अब प्रोस्टेटिक डक्ट और स्पर्मेटिक डक्ट दोनों मिल जाता है जी, और दोनों मिलकर के एक साथ कहाँ खुलता है सर, आपको दोनों मिलकर के एक साथ खुलता है सर, आपको 18वां सेगमेंट में। इस ओपनिंग का क्या नाम था, याद कीजिए आप लोग, इस ओपनिंग का हम लोग नाम दिए थे है ना जी। एनसीईआरटी देखो, इसमें 18वां डक्ट में जो ओपनिंग है इसका नाम है मेल जेनाइटल पोर। इसका नाम क्या हो जाएगा सर, आपको मेल जेनाइटल पोर के नाम से ओपनिंग का नाम है ना जी। इस दोनों को एक साथ दिए थे नाम, इसका नाम है सर आपको कॉमन, इसका नाम है कॉमन, ये थोड़ा सा गलती हो गया था, अभी थोड़ा सा पहले लिखे थे, तो कॉमन प्रोस्टेटिक एंड स्पर्मेटिक डक्ट है ना जी, स्पर्मेटिक डक्ट, समझ में आ रहा है जी। ये रेड वाला डक्ट, हाँ किसको, फिर से बोलो, ये हुआ ना, देखो ये स्पर्मेटिक डक्ट अंदर आ रहा है, इधर से प्रोस्टेट डक्ट आ रहा है ना, दोनों मिला होगा ना, जैसे कॉमन बाइल डक्ट बोलते थे, हाँ दोनों मिला के कर रहे हैं है ना, कॉमन प्रोस्टेटिक एंड स्पर्मेटिक डक्ट है ना जी। दोनों ये है, ये लाइनिंग को दोनों मिल गया है, अंदर ही में मिला है, इसलिए यहाँ पे कंफ्यूजन, फोटो देख के बनोगे तो इससे कंफ्यूजन हो जाता है, पर ये दोनों मिला के क्या रहा है कि ये लाइनिंग जो हुक जैसा देख रहे हैं, ये हुक जैसा लाइनिंग देख रहे हैं ना, इसका नाम हो गया, नहीं देख रहे हो हुक जैसा लाइनिंग है, तो इसका नाम हो जाएगा कॉमन प्रोस्टेटिक डक्ट एंड है ना, समझ रहे हो तुम लोग क्या बोल रहे हैं,
कॉमन प्रोस्टैटिक डक्ट, स्पर्मेटिक डक्ट क्या है, ये वाला है, ये वाला लाइनिंग जो देख रहे हैं। तो फर्स्ट फोटोग्राफ एनसीईआरटी जैसा टैली कर देते हैं। देखो यहाँ से जो इधर से आ रहा था ना, ये इसका नाम है स्पर्मेटिक डक्ट या भांस डिफरेंस, ठीक है। इधर से आपको इसके अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड है तो प्रोस्टेटिक डक्ट होगा ना जी, ये दोनों आगे जाके मिल जाएगा ना। प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर का डक्ट हम ब्लैक पेन से दिखा रहे हैं और रेड पेन से किसको दिखा रहे हैं, स्पर्मेटिक डक्ट को, है ना। ये आपको स्पर्मेटिक डक्ट था और ये है प्रोस्टेटिक डक्ट। ये दोनों आगे जाके मिलता है सर। जब दोनों आगे जाके मिल जाएगा, मिले हुए पॉइंट को तुम क्या नाम दोगी, इस मिले हुए पॉइंट को हम नाम दे रहे थे आपको कॉमन प्रोस्टैटिक एंड स्पर्मेटिक डक्ट। क्लियर हो रहा है क्या होता है, इधर से भी वही होगा ना, कॉमन प्रोस्टैटिक डक्ट एंड स्पर्मेटिक डक्ट। ये दोनों खुलेगा एक जगह पे इसका ओपनिंग होगा सर। उस ओपनिंग को क्या कहेंगे हम लोग, है ना, आपको मेल जेनाइटल पोर के नाम से बुलाएंगे जी, ठीक है, मेल जेनाइटल पोर। और आपको 17वां सेगमेंट में हम पढ़ाए थे उस दिन भी, 17वां सेगमेंट में एसेसरी ग्लैंड होता है, मेल एसेसरी ग्लैंड होता है जो 17 और 19 में होता है। अभी थोड़ा पहले भी लिखे थे, इसमें हम लोग मेल जेनाइटल पेपाइला के नाम से भी बुलाते हैं, मेल जेनाइटल पेपाइला, जेनाइटल पेपाइला। इसी को स्पर्म बंडल बनाने में मदद करता है, ये स्पर्म को चिपका देता है एक दूसरे से, स्पर्म बंडल बनाने में ये मदद करता है जी। हो गया जी। हम आपको जो बोर्ड पे बता रहे हैं ये इसका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बता रहे हैं। आप लोगों से स्पर्म का पाथ पूछा जा सकता है, इन लोग का स्पर्म का पाथ किस तरीके से चलता है जी, ठीक है। तो पहले हम लोग इसको एक बार फिर से डिवाइड कर देते हैं, है ना। इन लोगों में क्या होता है, टेस्टिस है, और टेस्टिस का सेमिनल वेसिकल्स होता है। सेमिनल वो आज पकड़ी, आज और दिन सब कहाँ थी, है ना। मतलब टेस्टिस में हम लोग क्या देख रहे थे आपको, मतलब आपको अर्थवर्म का जो टेस्टिस होता है ना, यहाँ से स्पर्म कैसे आगे तक निकलता है, ठीक है। तो हम आपको बताया टेस्टिस हुआ इसमें 4, है ना, सेमिनल वेसिकल इसमें भी क्या देखते हैं, 4 देखते हैं। और भांस डिफरेंस जो देखते हैं, इसी रास्ते से स्पर्म आगे बढ़ता है। भांस डिफरेंस के बाद प्रोस्टेट ग्लैंड आता है। एक दफा रुक जाओ, एक दफा फिर से देखो। कहीं क्वेश्चन ये पूछ दे कि आपको अर्थवर्म में आपको स्पर्म का कैसा तरीका, मतलब पाथ क्या है वो बताने के लिए, तो हम बता सकते हैं उसको भी हम लोग। पहले अर्थवर्म का एक रियल पिक्चर जो था उस तरह से हम आपको मान लेते हैं सर, ये वाला ये जो पिक्चर है सर वो अर्थवर्म का हुआ जी, ठीक है। और अर्थवर्म का जो पिक्चर देखते हैं ना, टेस्टिस 10वां और 11वां सेगमेंट में पाया जाता है जी। 10वां और 11वां सेगमेंट में टेस्टिस होता है, 1 पेयर होता है। मान लो ये 10th सेगमेंट है और ये 11वां सेगमेंट है ना। यहाँ भी एक पेयर टेस्टिस होगा और एक पेयर टेस्टिस यहाँ पे भी आपको दिखाई देगा जी। और टेस्टिस से क्या अटैच रहता है ना, सेमिनल वेसिकल्स यहीं पे रहता है जी। आप एनसीईआरटी फोटोग्राफ देखिएगा तो इसी के पास सेमिनल वेसिकल्स भी है, इसका नाम क्या आपको सेमिनल वेसिकल्स। और यहाँ पे आप स्पर्म स्टोरिंग पॉइंट नहीं कहिएगा। और ये आपको जो देख रहे हैं सर, इसका नाम क्या है सर, आपको टेस्टिस के नाम से हम लोग बुलाए, ठीक है। और यहाँ से जो स्पर्म बनता है तो इसमें आया सेमिनल वेसिकल्स में, और सेमिनल वेसिकल से एक पाइप निकलता है जिसका नाम स्पर्मेटिक कोड है। स्पर्मेटिक कोड जो देख रहे हैं ये आगे जाके मिल करके एक हो जाता है, और ये दोनों स्पर्मेटिक कोड मिल करके कहाँ पहुंचता है, इसका नाम क्या रखे थे हम लोग, भांस डिफरेंस। भांस डिफरेंस है ये। और इसी का एक और नाम क्या है सर, आपको स्पर्मेटिक कोड के नाम से भी इसको हम लोग, स्पर्मेटिक डक्ट के नाम से भी इसको हम लोग बुलाए थे, जो स्पर्म को ले जाएगा। और ये आपको आगे जाके कहाँ खुलेगा सर, सीधे आपको, है ना, आपको 17वां सेगमेंट, मान लीजिए ये 17वां सेगमेंट है, ये 17th सेगमेंट है, ये आपको 18th सेगमेंट है जी, ठीक है। और ये आपको क्या 19th सेगमेंट है। तो सर 17 से लेकर 19 तक के सेगमेंट में एक खास तरह का ग्लैंड पाया जाता है जिसका नाम प्रोस्टेट ग्लैंड है जी, ठीक है। इसमें हम लोग क्या देखते हैं, इसका नाम क्या है सर, आपको प्रोस्टेट ग्लैंड है जी, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड है जो कुछ केमिकल निकालेगा स्पर्म को मोटिलिटी के लिए। और प्रोस्टेट ग्लैंड कितना है जी, 2 है। और इसमें अपना एक एसेसरी ग्लैंड भी होता है जिसको तुम मेल जेनाइटल पेपाइला के नाम से भी सुने थे नाम। 17वां सेगमेंट में एक जोड़ा, एक 19वां जोड़ा, आपको 19वां सेगमेंट में एक जोड़ा होता है, इसका नाम क्या, मेल जेनाइटल, है ना जी, मेल जेनाइटल पेपाइला के नाम से इसको हम लोग बुलाए थे जी, ठीक है। ये मायने नहीं रखता अभी हम लोग के लिए, है ना। आप लोग रेड पेन से जो बना हुआ पाइप देख रहे हैं ना, उस पाइप का नाम क्या रखे हुए हैं, स्पर्मेटिक डक्ट के नाम से बुलाए हैं। अब प्रोस्टेट ग्लैंड में भी सर एक डक्ट होता है जिसको हम ब्लैक पेन से दिखा रहे हैं। ये ब्लैक पेन से आपको क्या देख रहे हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड का डक्ट है जी, इसका नाम दिए हम प्रोस्टेटिक डक्ट, है ना जी, प्रोस्टेटिक डक्ट। ये जो है ना रेड वाला जो है, ये भी आपको प्रोस्टेटिक से आकर के
मिल जाता है, ठीक है, दोनों कंबाइन कर जाता है। और दोनों कंबाइन कर जाता है ना, तो इसलिए तुम उसको क्या नाम देती हो, कॉमन को प्रोस्टेटिक एंड स्पर्मेटिक डक्ट के नाम से लाते हैं, कॉमन प्रोस्टेटिक एंड स्पर्मेटिक डक्ट। देखो ब्लैक एंड रेड दोनों कंबाइन करने जा रहा है जी, ठीक है। अब जब दोनों कंबाइन कर जाएगा, इस दोनों कंबाइंड किए हुए पार्ट का क्या नाम हो जाएगा जी, ठीक है, इस दोनों कंबाइंड के पार्ट का नाम हो जाएगा कॉमन कॉमन प्रोस्टैटिक डक्ट, प्रोस्टैटिक एंड, है ना जी, आपको स्पर्मेटिक स्पर्मेटिक डक्ट के नाम से बुलाएंगे जी, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आप इसका जो लास्ट ओपनिंग जो देखते हैं हम लोग, ओपनिंग, इसका नाम हो जाएगा सर आपको मेल जर्म पोर के नाम से, मेल जेनाइटल अपरेटस या जर्म जेनाइटल अपोर, जेनाइटल मेल जेनाइटल पोर के नाम से, जेनाइटल पोर के नाम से बुलाते हैं, जिससे रास्ते से स्पर्म बाहर निकल जाएगा जी, ठीक है। ये जितना बात बोले ना उसी का ये पाथ लिखा हुआ है यहाँ पे, दिख रहा है कि इसको भी फिर से उतारना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं टेस्टिस है, और टेस्टिस के बाद क्या, सेमिनल वेसिकल्स, ये भी 4 होता है, और भास डिफरेंस 4 बोलने की जरूरत नहीं, ये आगे जाके कंबाइन कर जाता है। तो और उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड, ये 2 होता है, प्रोस्टेटिक डक्ट और स्पर्मेटिक डक्ट दोनों मिल जाता है, और मिलता है तो क्या बनेगा, कॉमन प्रोस्टेटिक डक्ट बनता है जी, कॉमन प्रोस्टेटिक डक्ट एंड स्पर्मेटिक डक्ट बनता है, जो आगे जाके मेल जेनाइटल पोर में खुल जाता है जी, ओपनिंग हो गया, बाहर की तरफ निकल जाता है। ये स्पर्म का पाथ है, इसमें आपको मेल अर्थवर्म में जी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इसमें फीमेल और मेल एक ही शरीर पे होता है, तो याद करो इसको हम 12वां सेगमेंट बोल देते हैं, और इसको 13वां सेगमेंट बोल देते हैं। मतलब आप लोग ये भी गौर कर रहे हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्लीटम से पहले होता है, प्री क्लीटर पॉइंट में होता है, प्री क्लीटर में ही सारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब क्या, टेस्टिस ओवरी। तो आप इसमें जो देख रहे हैं 12वां 13वां आपको जो सेगमेंट है ना, उसके बाउंड्री पे क्या देख रहे हैं सर हम लोग, ये दोनों के बाउंड्री पे एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इसका नाम क्या, ओवरी के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं, इसका नाम क्या सर आपको, ओवरी। और 13वां और 14वां सेगमेंट है, ये 14वां सेगमेंट है, और 14वां सेगमेंट में एक फनल होता है जो ओवम को कलेक्ट करता है जी, इधर से भी ओवम को लाता है और इधर से भी ओवम को लाता है जी। ये दोनों जो ओवम लाता है ना सर, ये यहाँ ओपनिंग कर जाता है, बाहर की ओर निकल जाता है, समझ में आ रहा है ना। ये 14वां ओवेरियन फनल, ये 13वां और 14वां के आपको पुनः दिखाई देगा जी, ठीक है। लग रहा है दिमाग क्या बोल रहे हैं, इधर से ओवम आएगा, नहीं जा रहा जी, यहाँ पे आएगा ओवम, ठीक है, और इधर से भी आपको स्पर्म सब, दूसरे का स्पर्म सब लाएगा, जो भी हो। इस रास्ते से ये किसका रीजन है, याद कीजिए, 14वां सेगमेंट किसका रीजन होता है, क्लीटम का ना, क्लीटम का रीजन होता है। इधर से ओवम आएगा, यहीं पे क्लीटम कोकोन बनाता है, कोकोन, इसके अंदर में ओवम डाल देता है, एक ऊपर से स्पर्म डाल देगा जी, ठीक है। लग रहा है दिमाग क्या बनना चाह रहे हैं। तो ये आपको ये याद रखना है, इसका नाम क्या रखे हुए हम लोग, ओवेरियन फनल, ओवेरियन फनल। यहाँ पे आपको सेगमेंट थोड़ा बहुत याद करना पड़ जाएगा, है ना। टेस्टिस ओवरी का सेगमेंट कहाँ पे, वो याद रखोगे, ओवेरियन फनल का भी सेगमेंट याद रखिएगा। ओवेरियन फनल बाहर क्यों निकलता है, तो उसका नाम क्या है, फीमेल जेनाइटल पोर, इसका नाम क्या हो जाएगा जी, इसमें दिखाया नहीं फोटोग्राफ में, तो कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को, एक जैसा भी जैसा दिखा दिया है, ठीक है। पर आप लोग समझ जाइएगा, उसी भी में एक पॉइंट ओपनिंग होगा, बाहर की तरफ होगा, जिसका नाम क्या होगा सर आपको, फीमेल जेनाइटल पोर होगा जी, जेनाइटल पोर होगा जी, ठीक है। आपको रिलेटिवली कहा जाए तो सर मेल की तुलना में फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बहुत इजी है ना जी, क्लियर हो रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं। और क्लीटम बहुत काम करके देगा फीमेल के लिए भी, ठीक है। ये अर्थवर्म का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया जी, समझा है ना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन समझ गए, ठीक है। अब हम लोगों को एक और लाइन याद रखना है, एवं हम जो पहले भी बोल चुके हैं, स्पर्माथिका, हम एक ही तो बनाते, लेकिन आपको याद करा दिए थे थोड़ी देर पहले भी, कि 5वां से 6ठा, 6ठा से 7वां, 7वां से 8वां, 8वां से 9वां सेगमेंट में होता है जी, ठीक है। अब देखिए ये जो है ना, ये आपको मान लीजिए था के लिए ये 5वां सेगमेंट है, ये वाला, और ये 6ठा सेगमेंट है, तो इसी पे आपको स्पर्मा आपको ठीका होगा। एक बार गौर करना, स्पर्मा बाई लोब्ड होता है, फोटो देखो ना गौर से, तो उसमें 2 हिस्सों में बटा होता है, मतलब ऐसे कुछ बना है, ये स्पर्मा ठीका ना, ऐसे करके एक बड़ा सा होगा, एक छोटा सा हिस्सा ऐसे करके निकला होगा जी, ठीक है ना जी। कुछ ऐसे गौर कीजिए, दो सेक्शन में बटा, 2 लोब्ड होता है जी। स्पर्माथिका क्या होता है, बाई लोब्ड होता है जी, ठीक है, बाई लोब्ड स्पर्माथिका 2 सेक्शन में बटा है, ठीक है, बाई लोब्ड स्पर्माथिका। व्हाट इज स्पर्माथिका, स्पर्म को स्टोर करता है सर, कॉन्सेंट्रेट करता है और चिपका देता है एक दूसरे से, सारे स्पर्म को एक दूसरे से चिपकाता है, यहाँ पे स्पर्म सब वो एक दूसरे से चिपकाया जाता है स्पर्माथिका में। टोटल कितना स्पर्माथिका होता है, 8, 4 पेयर में बोलोगे तो 4 पेयर होगा, बाइलोब्ड होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, है ना जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अर्थवर्म जो है ना, अब कैसे रिप्रोडक्शन करता है उसकी बात करते हैं, ठीक है।
बोलो ना जी, आवाज आ रहा है तुम लोग का? तुम लोग को जा रहा आवाज जी? यस सर। तो देखिए अगला पॉइंट क्या आता है ना जी। कभी भी जो जैसे मान लीजिए एक अर्थ बम ये हुआ है ना, इसमें मेल फीमेल होगा, यानी मेल यहाँ पे हुआ, फीमेल यहाँ पे हुआ, मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 18वां सेगमेंट का यूज होता है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। और एक आपको अर्थ बम और होगा सर, एक अर्थ बम यहाँ पर है, इसमें भी क्या देख रहे हैं हम लोग, मेल फीमेल होगा जी, ठीक है। अब कभी भी अपने में आपको अर्थ बम भले बाइसेक्सुअल है, लेकिन सर कभी भी सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं करता है, कि हमेशा क्रॉस फर्टिलाइजेशन करता है। सो क्रॉस फर्टिलाइजेशन, और हम सब जानते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन का बहुत रोल होता है सर, ठीक है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन बच्चे को वेरिएशन देने में मदद करता है, ठीक है। अब मुद्दा ये है कि अगर है ना, ये मेल फीमेल अपने में क्रॉस तो कर नहीं सकता है, ये इसके मेल फीमेल में क्रॉस करेगा जी, इसका मेल इसके फीमेल के साथ क्रॉस करेगा, इसका मेल इसका फीमेल इसके मेल के साथ क्रॉस करता है जी, ठीक है। तो इस तरह का जो घटना घटता है उसको जक्स्टा पोजिशन के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। जक्स्टा या क्रॉस, पहले इसको इस घटना को क्या करते हैं, क्रॉस फर्टिलाइजेशन के नाम से बुलाते हैं सर। क्रॉस फर्टिलाइजेशन होने के लिए इन दोनों को करीब आना जरूरी है। ये लोग वाटर में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नहीं करता है जी, दिमाग लगाओ फिर से। अर्थबम पाए जाते हैं मिट्टी के अंदर में, यानी तो पानी के आसपास में, यानी बारिश के मौसम में देखिएगा पानी में आ जाता है अर्थबम, लेकिन ये बहुत कम समय के लिए पानी में रहता है, ज्यादातर मॉइस्ट रहना चाहता है पर पानी में रहना नहीं चाहता है। कभी ऐसा नहीं देखो कि नाली में तुमको अर्थबम दिखाई दे, हमेशा नम मिट्टी में, भीगा हुआ मिट्टी में तुमको मिलेगा। बारिश ज्यादा होने के कारण हो सकता है कि फ्लो होकर के कहीं पे आ जाए, लेकिन एक्चुअली में ये सूखा जगह का तलाश करता रहता है। जब कोई अर्थ बम को मेल फीमेल एक साथ मिलता है, मतलब दो अर्थ बम एक दूसरे के पास आता है, मान लीजिए ब्रीडिंग सीजन है, तो सर ये दोनों एक दूसरे करीब आएगा, ऐसे करीब आएगा। देखो इसमें इमेजिनेशन करो कि ये वाला हिस्सा आप दिक्सो ऐसे ला के रख देंगे, तो दोनों का फीमेल फीमेल एक साथ, मेल मेल एक साथ हो जाएगा, जो कि दिक्कत है ना। इसलिए से इसको ऐसे ला के रखना होगा ताकि इसका मेल इधर हो जाए फीमेल के साथ, और उसका फीमेल उसके मेल के साथ हो जाए। समझ आया? फिर से क्या बोर्ड पे मिटा जी कुछ हिस्सा? हेलो, ये मिटा दे फोटोग्राफ? हाँ सर मिटा दिए। मे भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं। बस थोड़ा देर और, 5 मिनट के अंदर भी टॉपिक खत्म हो जाएगा। कल हम लोग फ्रॉक के बारे में पढ़ेंगे। कल एक ही मेल अर्थ एक ही शरीर पे होता है। ये दूसरा अर्थ बम है जी, मान लीजिए ये दूसरा अर्थ बम हुआ, इसमें भी मेल फीमेल एक साथ है, यानी यहाँ पर है। अब मुद्दा ये है कि कभी भी अर्थ बम कब क्रॉस करेगा, जब उसको रेड लाइट रीजन मिलेगा, है ना, रेड लाइट, है ना, रेड लाइट इंटेंसिटी मिलता है। जैसे हर एक जानवर एक खास मौसम में या खास कंडीशन में ही आपको रिप्रोडक्शन करने के लिए